हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। अभी तक के 11th के कोर्स में, क्लास 11th फिजिक्स कोर्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है, उसको जरा समराइज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड, इसके बारे में हमने काफी एक दो लेक्चर में पढ़ा देखा है ना। कुछ बातें मैंने बताई, कुछ जो है मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, मैं बोलूंगा कि आप NCERT बुक में, ठीक है, चाहे आप हिंदी की बुक लें या फिर इंग्लिश की बुक लें, ठीक है, दोनों से ही समझ में आएगा। इसका चैप्टर 1 आप रीड करें, इसका जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ें इसको खुद से, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो है फिजिक्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। काफी साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, कुछ चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल हैं, कुछ फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज ना, इन सब के बारे में अच्छे से एक एनालिसिस आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें पढ़ने के बाद आपको एक्चुअल में फिजिक्स क्या है वो सारी चीजें समझ में आएंगी और एक इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उस पर्पज से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उतना ज्यादा रोल नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। बस केवल इसका इसलिए रोल है कि आपको फिजिक्स के बारे में चीजों को पता चले, ठीक है। उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है इस चैप्टर में अच्छे से, तो इसको अपने आप से रीड कर ले, वो और ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैंने हल्का फुल्का बता रखा है। तो उसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ चीजें याद करने लायक जो है वो ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस चीज पे बेस्ड है उसको आप एक बार रिमेंबर करें, ठीक है, मेमोराइज करें एक बार देख करके। कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, उनका टाइम पीरियड क्या था, उन्होंने क्या क्या बनाया, किस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, और किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है चीजों का। तो उसमें जो मेन चीज है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, उसमें कुछ चीजों की रेंज दी गई है, ठीक है। कुछ जैसे लेंथ की रेंज दी गई है ना, मासेस की कुछ रेंज दी गई है, ऐसे टाइम के कुछ यूनिट्स दिए गए, रेंज दी गई है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उस चैप्टर को आप रीड कर लेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा जो भी कुछ है। अब हम बात करते हैं, हमने सेकंड क्या देखा, ठीक है। सेकंड हमने देखा मेजरमेंट, ठीक है। हम लोगों ने जो नेक्स्ट चैप्टर देखा वो मेजरमेंट था। मेजरमेंट में मेजरमेंट क्या है, ठीक है, कैसे करते हैं, यूनिट्स क्या है, क्वांटिटीज क्या क्या है, कितने टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड, फंडामेंटल, ये सब हमने अच्छे से पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने देखी, ठीक है। लेक्चर में मैंने समझाया कि क्या क्या है, एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, बस ऐसे जितना आप लोगों के लिए जरूरी है उतना मैंने बताया। अभी आप लोगों का वर्क क्या है इस पे, इसमें इसके लिए वर्क यही है कि NCERT में जो चैप्टर 2 है उसमें ये सब दिया गया है मेजरमेंट में, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ें अपने आप से कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या लिखा गया है, जो मैंने बताया है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और आप समझ में आएगा। एक्चुअली में पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा ही बनाइए, ठीक है। अगर डायरेक्टली बुक को पढ़ के समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो पहले लेक्चर देख लीजिए उस चीज का जो पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट का उसी टॉपिक में जाकर के बुक में ढूंढ करके उसको पढ़ने की कोशिश करिए, फिर समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बुक की जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी जरूरी है, ठीक है ना। तो अब क्या करो कि ये जो मैंने पढ़ा दिया है इसको NCERT बुक में कहाँ पर है ये इसको ढूंढो, और उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ते हुए चलो, और जो लगे कि नोट करने लायक है उसको नोट करो, ठीक है। जैसे लेंथ का जब आप पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो उसमें जो रेंजेस दे रखी हैं, ठीक है, रेंज दे रखी है ना, कि एटम्स की रेंज क्या होती है, एटम का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब, इन सब के बारे में पूरा दे रखा है। ऐसे मासेस में दे रखा है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है ना, प्रोटॉन का क्या होता है, तो सब कैसे डिफरेंट डिफरेंट छोटे से लेकर के बड़े तक की चीजों के मास के रेंज दे रखे हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे 10 टू द पावर, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें 10 टू द पावर -31 kg होता है, लेकिन ये 9.1 होता है ना, अभी इसको अप्रॉक्स में हम 10 बोल सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10 टू द पावर -30, तो 10 टू द पावर -30 इसकी रेंज होगी इलेक्ट्रॉन के मास की। तो इस टाइप से पूरी की पूरी लिस्ट है, आप NCERT बुक में देखेंगे, तो उसको एक बार रीड करें और कोशिश करें कि चीजें वो थोड़ा सा रिमेंबर रहें। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन जब आ जाते हैं या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में कि कितना रेंज होगी, तब के लिए ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो मैंने कवर कर दिया है, उससे ज्यादा पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है, एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक। अब ऐसे ही मास में है, ऐसे ही टाइम में है, वहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे अब लेंथ में बात करेंगे तो लाइट ईयर वगैरह, उसमें आप देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। अब मास की बात करें तो उसमें तो कुछ यूनिट मिलेंगी, टाइम की बात तो ये सब मैंने जितना था उतना लगभग लोगों बताया है लेक्चर में। बाकी आपका काम है NCERT बुक से पढ़ना, ठीक है। तो ये होगी बात। दूसरी, अभी मैं क्या कराने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में या इसके आने वाले जो लेक्चर्स हैं, अगर ये वीडियो लंबी नहीं हुई तो
तो उसमें क्या करेंगे कि जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, जितना मैंने कवर किया है, इस पे जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। अप्रॉक्स आपको 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है, ये जो एग्जांपल हैं वो इन टॉपिक से बेस्ड है। तो वो मैं पहले ढंग से समझाऊंगा अच्छे से, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें जरूरी होंगी एडिशनल वो भी बताएंगे। अब एडिशनल में क्या है कि ये सब जो है एक्चुअली में जब 11th की फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला जो टॉपिक लिया जाता है वो है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाने से पहले आपको क्या पढ़ाना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो है वो विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। कि जैसे आप समझें कि हमारे मन में कुछ चीज़ें आती हैं, हम सोचते हैं, किसी को देखते हैं तो उसके बारे में थिंकिंग आती है ना, कुछ सोचते हैं, लेकिन उसको दूसरे को बताते कैसे हैं, बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज। सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी लैंग्वेज है ना, कुछ कोई लोग इंग्लिश में बोलेंगे, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, कुछ उर्दू में बात करें, तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है ना। तो सबने एक क्या चुना, मीडियम चुना, किस चीज़ के लिए, अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वैसे ही फिजिक्स है, तो फिजिक्स में क्या है कि हम कोई नेचर में कोई भी चीज़ फिनोमेना देखते हैं, उसको हमें एक्सप्रेस करना है, उसको हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्वांटिटीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें रिलेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमको मैथमेटिक्स की नीड होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अकेले पॉसिबल नहीं होती है, उसके लिए दो तीन चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है हमको, ठीक है ना। तो वैसे ही फिजिक्स के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है वो क्या है, मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के फिजिकल कॉन्सेप्ट को समझना आसान नहीं। तो इसलिए, और 11th की मैं फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में ऐसे काफी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, तो वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी की पूरी फिजिक्स में आपको देखने का मिलेगा। फिजिक्स का लगभग 40% जो सिलेबस आप पढ़ेंगे वो वेक्टर बेस्ड है। अगर वेक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो फिर इसको आप समझ नहीं पाएंगे, ये इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो मैं अलग से सीरीज बनाऊंगा, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। अभी के लिए जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें जितना जरूरी है उतना बताने के बाद मैं एग्जांपल्स सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक मैथमेटिक्स की अलग से सीरीज बना देंगे, ठीक है, जिसमें जो बेसिक एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा का जितना पोर्शन एक स्टूडेंट को चाहिए। जैसे कि अगर मैथ के स्टूडेंट की मैं बात करूं, तो मैथ के स्टूडेंट का तो स्ट्रीम नहीं होता, मैथमेटिक्स अलग से पढ़ते हैं तो उनके लिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मेडिकल स्टूडेंट की बात आती है, बायोलॉजी वाले जो होते हैं, तो वो 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, तो उनके लिए दिक्कत आ जाती है कि 11 12 में फिजिक्स अच्छे समझ नहीं पाते, और वही फिर कंपटीशन में जब बैठते हैं तो फिर फिजिक्स के क्वेश्चन उनको बहुत टफ लगते हैं। तो इसलिए ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है ये सभी के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके उसको बना देंगे पूरा का पूरा, तो उसको एक एक लेक्चर को ढंग से समझें देख करके, और उसके बाद जो डाउट है उसको क्लियर कर लें, ठीक है। क्योंकि बेसिक जो है, जैसे एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है ना, कैलकुलस की चीजें हो गई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ही है फिजिक्स में, है ना। वेक्टर, वेक्टर तो हो गया, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपकी फिजिक्स में ये चैप्टर में करके दे रखा है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब। तो ये सब मिला करके इसकी पूरी एक अलग सीरीज बनेगी, अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स करके। इसमें एक चीज मैंने छोड़ दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ, ठीक है, रिलेशन, फंक्शन और ग्राफ। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है आना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं अपना जो लेक्चर है, ठीक है। तो आज की क्लास का क्या टॉपिक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम। तो उस पर जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो एग्जांपल्स सॉल्व करने से पहले आपको जरूरी क्या है, आपको आना चाहिए मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्योंकि बिना इसके नॉलेज के जो एग्जांपल्स दिए हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये मुझे लगता है आप लोग पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में, 10th क्लास में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर रही होगी तो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहीं से शुरुआत ही होगी है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हम लोग कर सकें, ठीक। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, सबसे पहले एंगल क्या है, एंगल क्या है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा ना, छोटी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है। तो एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो उनके बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एंगल। अब ये लाइन ना कह के हम और एक अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब दो प्लेन होते हैं ना, दो प्लेन ऐसे,
ये प्लेन और दूसरा प्लेन इस तरीके से। जब ये दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, है ना, ऐसे दो प्लेन करते हैं इस तरीके से, अगर दो प्लेन है, ठीक है ना, तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये, इसे क्या बोलेंगे, ये एंगल है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। क्योंकि ये किनके बीच में बना, ये प्लेन के बीच बना ना। अब यहाँ से देखने से लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जब प्लेन को आप ऐसे देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी ना, इस तरीके से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के बीच में बोलो, चाहे बोलो कि प्लेन के बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही है उसे क्या बोलेंगे हम, प्लेन एंगल, ठीक है। एक दूसरा भी एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल ना, वो किसके बीच में होता है, वो कर्व्ड सरफेस के बीच में होता है। वो किसके बीच में होता है, बिटवीन कर्व्ड सरफेस, ठीक है। और उसकी पोजीशन थोड़ा सा अलग होती है ना, जैसे अब यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है उसकी, तो है क्या, अगर यहाँ से हम इसको कट कर दें यहाँ से, तो एक कर्व्ड सरफेस ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ये ठीक है ना, इस तरीके से कर्व सरफेस हो गया एक ये, और ये दूसरा इधर वाला। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जहाँ ये दोनों ज्वाइंट होते दिख रहे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ये स्फीयर जैसे बॉल हो कोई, है ना, ये बॉल है, गेंद, अब इस पे एक छोटा सा पोर्शन आप ले लीजिए, तो ये इसके सेंटर पे ऐसे जो स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पे, उसे क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल। ये एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है कि जैसे आप वो खाते होंगे ना, कोन देखा होगा, कोन किसी भी टाइप का कोन, मूंगफली वाला कोन या आइसक्रीम वाला कोन, कैसा भी कोन, तो उस कोन के जो सबसे यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखेंगे सबसे नीचे, ऐसे आप देखिए, ठीक है ना, ऐसे उसमें देखिए कोन में, तो जो सबसे अंदर जाकर के जो दिखेगा ना, जो स्ट्रक्चर जो इस तरीके से, वो सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, सॉलिड एंगल की जरूरत ट्वेल्थ स्टूडेंट को होगी, जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी सॉलिड एंगल की, गॉस थ्योरम में। तो अभी के लिए फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम किस पे बात कर रहे हैं, प्लेन एंगल पे। प्लेन एंगल किसके बीच में होता है, दो प्लेन के बीच में या दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, तो ये हो गया एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या हो गया, ये हो गई क्वांटिटी। और अभी फिजिक्स में ही हम लोगों ने देखा है कि हर एक क्वांटिटी का क्या होता है, यूनिट। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। और जो मेजर्ड वैल्यू आती है उसको हम यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, एन इंटू यू। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये इधर क्या होगा, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होगी, एंगल। अब इसका क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जब हम कुछ मेजर करेंगे तब, तो ये तो छोड़ देता है ना, जब मेजर करेंगे कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, तो यूनिट डिपेंड करती है सिस्टम पे, किस पे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे। अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग यूनिट होगी। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि मेजरमेंट का जो सिस्टम है, जब हम वो अलग करेंगे तो जो स्टैंडर्ड लेते हैं मेजर करने के लिए वो भी अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की और सीजीएस सिस्टम की, है ना, तो यहाँ पर आप मास को जब मेजर करेंगे, ठीक है, मास को जब मेजर करेंगे तो यह क्या है, के फॉर किलोग्राम, ठीक है, केजी में मेजर करेंगे। और यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे, तो ग्राम में मेजर करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये यूनिट किलोग्राम है, एक यूनिट क्या है, ग्राम है। तो ये सिस्टम दूसरा हो गया, इसलिए हमारा यूनिट दूसरा हो गया, है ना। तो यूनिट जो है किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे। तो अब यहाँ एंगल के लिए मेजरमेंट के कितने सिस्टम है, तो वो समझते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह के लोग जो है एंगल को मेजर करने के लिए अपना अपना एक सिस्टम बना रखे थे, है ना, शुरुआत से। बाद में जब इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को देखा गया तो सबको क्या हुआ, तो सबके बारे में पता चला, है ना, कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है। तो वही सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं।